हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो कहाँ तक पहुँचे हमने पिछली क्लास के अंदर 1.1 कंप्लीट कर ली है और आज हम 1.2 पे चर्चा करेंगे। 1.2 में अभाज्य गुणनखंड 1.2 में किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड आपने पिछली क्लासों में बहुत पढ़ा होगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, दे रखा है तो क्या करें हम। अभाज्य गुणनखंड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में भाजकता के नियम। अब आप बोलोगे कि सर ये भाजकता के नियम बीच में कहाँ से आ गए? ये बीच में कहीं से नहीं आए। जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें हमारे सब काम आएंगे, इसीलिए मैं ये सब आपको पहले बता रहा हूँ। ये जितने भी नियम है, वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन मैं कुछ आपको बेसिक नियम लेके आया हूँ, जो 2, 3, 4, 5 का नियम, जो आपको आगे प्रश्न सोल्व करने में आसानी रहेगी, इसीलिए मैं ये नियम पहले बता रहा हूँ। तो आते हैं, समझते हैं हम। भाजकता के कुछ नियम लिखे हुए हैं, जैसे बोर्ड पर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता जाता हूँ। 2 का नियम, यानी इसका मतलब क्या है? 2 का भाजकता का नियम है, संख्या का अंतिम पद सम संख्या हो। जो भी संख्या दे रखी, अगर उसका अंतिम पद सम संख्या होगी तो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे इसका मैं उदाहरण लेता हूँ, 32। ये कोई संख्या है 32, इसके अंदर देखो अंतिम पद 2, जो कि क्या है? सम संख्या है। सम विषम मैंने आपको बता रखी है। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ये सब विषम होती है। तो इधर देखो, ये अंतिम पद है, ये सम संख्या है, तो इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसी कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 536 ले लो, 546 ले लो, 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 8 ले लो, कितनी भी ले लो, अंतिम पद क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। और एक और एक कर सकते हो आप, जीरो भी चलेगा, सम या जीरो, यानी सम भी हो और जीरो भी हो, तो उसके अंदर क्या जाएगा? 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो अगला, 3 का भाजकता का नियम। सभी पदों का योग 3 से भाज्य हो तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। सॉरी, सभी पदों का योग 3 से भाज्य हो तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। यानी कि सभी पदों का योग कैसे? जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 321। अब आपको संख्या देख के पता चल रहा है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो नियम क्या कहता है? सभी पदों का योग अगर 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। सभी पदों का योग कर लो, 3 2 5 1 6, यानी कि सभी पदों का योग कितना है? 6। अगर 6 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, यानी कि 6 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। देखिए, देख लीजिए, ये नंबर 3 का भाजकता का नियम ये कहता है। अब संख्या और ले लो, जैसे मैंने ली 561, इसके अंदर भाग दो, 6 5 11 1 12, यानी कि योग कितना है? 12 है। यदि 12 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो 561 के अंदर भी जाएगा। यही नियम है। यानी कि अगर योग 3 का गुणनफल होना चाहिए, उस योग के अंदर अगर 3 का भाग जाएगा तो जो भी संख्या दे रखी है उसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। यह है 3 का भाजकता का नियम। अब 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंतिम 2 पद 4 से भाज्य होने चाहिए। यानी कि संख्या दे रखी है, हमें जैसे कुछ भी संख्या दे रखी है, 436 दे रखी है माना कि। अब इसमें हमें बताना है कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। या तो भाग पूरा पूरा देके देख लो, या फिर देखो अंतिम 2 पद ही 36, इसके अंदर अगर 4 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। यानी 4 का भाग 36 के अंदर जाता है, यानी कि इस पूरी संख्या के अंदर भाग जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं 547। अब देखो इसके अंदर 4 का भाग जाएगा क्या? देखो अंतिम 2 पद क्या है? 47 है। 47 के अंदर 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि इस पूरे 547 के अंदर भी 4 का भाग नहीं जाएगा। ये नियम ऐसा ही है। अब देखो अगला नियम है 5 का भाजकता का नियम। सबसे आसान नियम है, संख्या के अंतिम पद अगर यदि 0 हो या 5 हो तो उसके अंदर 5 का भाग जाएगा। समझ में आया होगा आपको? इसको नोट करो, फिर अच्छे से समझना, और क्वेश्चन के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे आगे से आगे। हाँ, तो सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.2।
मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है भाजकता के नियम क्या होते हैं, ये आपको रिवाइज करना है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर काम आएगा, इसीलिए बताया मैं, बिना फालतू आपको नहीं बताता। समझ में आया? या आपको ऐसा लग रहा होगा सर सर क्या पढ़ा रहे हैं? जो भी यहाँ काम आएगा क्वेश्चन के अंदर वो चीजें मैं पहले आपको समझा दी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, पहले तो हमें करना अभाज्य गुणनखंड, फिर उनका उनका करना गुणनफल के रूप में उनको व्यक्त करना, यानी कि गुणनफल के रूप में उनको लिखना है। तो हमें दे रखा है 140, यानी 140 का पहले तो हमें करना अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता ही होगा। ऐसा करते हैं, सबसे छोटी संख्या का भाग, अब आ गया भाग, देखो 2 का भाग जाएगा, पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, लेकिन हमें छोटी संख्या का देना है। 2 का भाग दिया तो 14 में 7 बार 0, इसमें भी 2 का भाग जाएगा 33 बार। अब देखो पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि 2 का भाग कब जाएगा, कब 5 का जाएगा, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। 5 का भाग 7 बार। अब 7 एक अभाज्य संख्या, तो 7 के अंदर ओनली 7 का भाग जाएगा 1 बार। हमें क्या करना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, फिर इनको क्या करना है कि गुणनफल के रूप में, यानी कि 140 के गुणनफल क्या प्राप्त हुए हमें, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 इंटू 2 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, इंटू 5 इंटू 7। अब ये कैसे लिखा, मेरे को पता है समान संख्या अगर गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, कोई घात नहीं, 1 है, समान पद गुणा के अंदर है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 1 2 हो जाएगी, 2 की घात 2, यानी 2 है तो 2 की घात 2 कर दो, गुणा के अंदर सीधा सीधा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या रखा है, 156। सेम यही पैटर्न है, 156 पहले करने हमें अभाज्य गुणनखंड, पीछे 6 है यानी सम संख्या है, पीछे क्या 6 है, सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा। हाँ जरूरी नहीं है 2 का भाग जा रहा हो तो उसमें 4 का नहीं जाएगा, 2 का जा रहा है 4 का भी जा सकता है, उसके अंदर 3 का भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। 2 का भाग 2 कितने जाएगा, 7 बार, और ये 8 बार। फिर सम संख्या 2 का भाग 2 का भाग चला जाएगा इसमें 3 बार, और ये 9 बार। ये नियम भाजकता के नियम है ना, बड़ी संख्याओं में ज्यादा काम आते हैं, छोटी संख्याओं को में हमें पता चल जाता है किसमें किसका भाग देगा, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी आ जाए तो उसमें हमेशा भाजकता के नियम काम आएंगे। अब 9 और 3 है, यानी 3 में 39, 39 में 3 का भाग चला जाएगा। वैसे आप देख लो 1 बार और 3 बार, और नियम से देखना चाहते हो तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12, यदि 12 3 का भाग 12 में जा रहा है यानी कि 39 में भी जाएगा, ये नियम था। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में 1 का भाग जाता है और 13 का भाग जाता है, बस 13 का भाग 13 में भी 1 बार, ठीक है। अब इसको लिख दो, गुणनफल के रूप में लिखना है। 156 क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, ये 2 गुणा में 2 है तो मैंने 2 की घात 2 लिख दी, जैसे 2 की घात 2 को खोलोगे तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825 कर देता हूं मैं यहीं पे 3825। अब देखो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देके देख लो, पीछे विषम संख्या यानी 2 का भाग नहीं जाएगा, पीछे 5 है सीधा सीधा दिख रहा है हमें, तो पहले तो 5 का भाग ही दे दो, 5 का भाग दिया तो 7 5 35, 3 गए उधर, 6 2 5 25, फिर 5 है, फिर 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 2 25 1 3। अब देखो पीछे 3 है, पीछे 3 है इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ अगर इन पदों का योग 5 3 8 1 9 9 यानी 9 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा, ये 3 का भाग, 3 5 15 3 एकम 3,
3 का भाग इक्यावन के अंदर जाता है 17 बार। 17 में किसका भाग जाएगा? 8 का नहीं जाएगा। 17 अभाज्य संख्या है, 17 के अंदर 17 का ही जाएगा। समझा? नहीं समझा तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझो। ठीक है, अब लिखो 38 25 यानी कि 3825। क्या गुणनखंड प्राप्त हुए हैं? 5 × 5 × 3 × 3 × 17, यही प्राप्त हुए। अब मैं इनको लिख सकता हूँ, 3 दो बार है तो 3 की घात 2, 5 दो बार है तो 5 की घात 2 × 17, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट करो इसे, फिर आगे देखते हैं हम। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 इस बार दे रखा है 7429। ठीक है, प्रोसेस वही है, गुणनखंड अभाज्य ज्ञात करने का। आसान क्वेश्चन है, बस समझते जाइए आप मेरे साथ। अब देखो, पीछे वाला पद 9 है, यानी 2 का भाग तो नहीं जाएगा इसके अंदर। 3 का भाग के लिए सभी को जोड़ लो, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 22, यानी 22 के अंदर 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा। अब 4 का 29 में देखो, 29 में जा रहा है क्या? पीछे वाले 2 पदों में 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 0। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी। पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 7429। इस बार हमें ये दे रखा है, तो सिंपल सा वही प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फिर उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखो, पीछे 9 विषम संख्या यानी 2 का भाग तो नहीं जाएगा, इनका जोड़ करो, जोड़ भी 22 आएगा, उसके अंदर भी 3 का भाग जाता है, नहीं जाएगा, यानी 3 का भी नहीं जाएगा। पीछे वाले 2 पद 29, 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का भाग के लिए हमें क्या होता है? 0 और 5 चाहिए, पीछे है क्या? नहीं है, यानी 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 का, फिर 6 का भी नहीं जाएगा अगर 3 का नहीं जा रहा है तो। 7 का भाग देखो 7 का जाएगा क्या? 7 का 7 कम 7 7 में नहीं जाएगा। 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा अगर 3 का नहीं जा रहा हो तो। 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब आगे 4 6 8 10 12 इनका किसी का भाग नहीं जाएगा। अगर 2 का भाग जाता है तो ही इनका भाग जाएगा। यदि 8 का भाग जा रहा है किसी संख्या में तो 2 का जा सकता है, लेकिन यदि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इनका भी भाग नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भाजकता के नियम में ये सब चीजें हैं। अब इसके अंदर देखो, जब 8 10 तक किसी का भाग नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्याओं का भाग दो। आगे 11 है, 13 है और 17 है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, 11 का भाग नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। देख के देखना है, इससे पता नहीं चलता। 17 का भाग इसमें जाएगा। 17 का भाग 17 चौक 68, 6 बच्चे, 70 थी 51, 11 बच्चे 70, 70 छः 102, 70 7 119। अब देखो, अब इसके अंदर जाएगा 19 का भाग। ये आप भाग दोगे तब पता चलेगा। 19 2 38, 5 19 30 57। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 के अंदर 23 का जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख दो अभाज्य संख्या क्या क्या प्राप्त है, गुणनफल के रूप में रख दो इनको। 17 19 × 23 नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हाँ, तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें। बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। HCF और LCM क्या होता है? मैंने क्वेश्चन लिख दिया था पहले ही, लेकिन क्वेश्चन में हमें HCF और LCM ही याद करना है, तो क्यों ना हम पहले HCF और LCM की हड्डियां बिखेर दें पहले ही, एक एक। HCF और LCM के एक एक पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं पहले ही। HCF क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। इनको आपको याद नहीं करना, ये लाइनें समझने के लिए बस। पहले तो HCF में क्या चीज होनी चाहिए, बोर्ड पर ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो इधर बोर्ड पर HCF देखो, उभयनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ ये क्या होता है? कॉमन। HCF में हमें क्या देखना है? पहले देखना है कॉमन अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य तो होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और घात कैसी? छोटी घात। कैसी घात? छोटी घात। समझ गए? जो भी संख्या दे रखी है हम पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे जो कॉमन होगा
और छोटी घात का होगा वो HCF होगा। LCM के अंदर देखो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इसके अंदर HCF के अंदर हम क्या लेंगे, कॉमन गुणनखंड लेंगे। ध्यान रखना, अभी करेंगे हम, पहले समझ लो। और LCM के अंदर प्रत्येक अभाज्य यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड हमें लेने हैं, लेकिन कौन से, बड़ी घात वाले। ध्यान रखना, देखो इधर HCF के अंदर हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड लेना है HCF के अंदर। और LCM के अंदर हमें सभी गुणनखंड लेने हैं, लेकिन कैसे, बड़ी घात वाले। और HCF के अंदर हमें छोटी घात वाले लेने हैं। एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ और होना चाहिए। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, HCF LCM आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच भी करनी है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, HCF और LCM याद करेंगे, फिर हम जांच करेंगे कि दो संख्याएं दे रखी है, इनका गुणनफल इन दोनों HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का भाग 13 बार, 13 का 13 में 1 बार, ठीक है। 91 के कर लो, 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा 7 का भाग, कितनी बार, 13 बार। 13 का 13 के अंदर 1 बार। अब जो भी गुणनखंड प्राप्त हुए उनको इधर लिख लो। 26 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 और 13। 91 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 7 और 13। ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, हमने यही काम किया है। बट अब हमें क्या याद करना, HCF और LCM। तो HCF और LCM की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। HCF ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था जो भी संख्या है उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन गुणनखंड। अब देखो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, सेम संख्या। ये देखो 13 इसके अंदर भी है, 13 इसके अंदर भी है, यानी कि 13 क्या हो गई, कॉमन गुणनखंड। तो हमने कॉमन गुणनखंड HCF के अंदर ले लिया। और घात कैसी लेनी है, घात लेनी है HCF के अंदर छोटी। तो यहाँ पे तो 13 की घात भी 1 है, इस 13 की घात भी 1 है, यानी 13 हमने घात 1 वाला लिया, तो क्या आएगा, 13 ही आएगा, यानी हमारा HCF प्राप्त क्या हो गया, 13। और LCM के लिए हम क्या लेंगे, LCM के लिए जितने भी गुणनखंड हैं उनको लिख दो पहले। तो 7 है, 2 है, सॉरी 13 है और 7 है, सब हमने लिख दिए। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये, हाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब देखो वापस बोर्ड पर ध्यान दो, अब लाइटिंग सही है। HCF हमने ज्ञात कर लिया, छोटी घात होनी चाहिए। LCM के अंदर संबंध सभी गुणनखंड, मतलब जो भी हमें दे रखा है उनके संबंध सभी गुणनखंड होने चाहिए। इसमें कॉमन का कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें क्या होने, संबंध सभी गुणनखंड, यानी 2 आ गए, 13 आ गए और 7 आ गया, और ये 13 पहले से है हमारे पास। अब क्या करना है, घात लेनी है। घात कौन सी लेनी है, इसमें लेनी है बड़ी घातें। तो इस क्वेश्चन के अंदर सभी की घातें क्या एक ही है, तो क्या बड़े क्या छोटी, सभी की घात एक ही है, तो एक ही आएगी। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 13 26 और 26 7 182। ये इसका आंसर हो गया 182। नोट करो इसे, फिर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। हम बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी। पार्ट सेकंड है 510 और 92। सभी बोर्ड पर ध्यान दो, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। सबसे पहला काम हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड हम कभी से ज्ञात कर रहे हैं, पीछे 0 हो संख्या के तो उसके अंदर 2 का भाग भी जा सकता है और 5 का भी जाएगा। हम 2 का भाग दे लेते हैं सबसे पहले छोटी संख्या का, 2 दूनी 4, 5 बार, फिर 5 बार। पीछे 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा, ऑफकोर्स चला जाएगा। 5 हम 25, 5 कम 5, 51 के अंदर 3 का भाग जाता है, 17 तो 51 और 17 के अंदर 17 का भाग जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब 92 के हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 पीछे हैं यानी 2 का भाग चला जाएगा, पीछे सम संख्या है, 4 बार और ये 6 बार,
46 2 का भाग जाएगा 23 बार। 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 के अंदर 23 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। जो भी अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हुआ है उनको आगे लिख दो। 510 क्या गुणनखंड है? इनको 2 है, 3, 5 और 17 ये गुणनखंड में प्राप्त हुए। 92 की गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 2 बार है तो मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूं इंटू 23। 2 की घात 2 क्यों लिखी मैंने? यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यानी 2 इंटू 2। और गुणा के अंदर सेम संख्या हो तो घातें जुड़ जाती है। 2 की घात 4 गुणा के अंदर सेम संख्या हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। 1 1 2 हो जाती है, सॉरी 2 की घात 2। ठीक है, आप सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पिछले क्वेश्चन में आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में नहीं आया तो अब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। धीरे धीरे समझ में सब आने लग जाएगा। बस आपका काम यही, आप बोर्ड पे ध्यान दें। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? कॉमन गुणनखंड होना चाहिए। कॉमन अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो भी हमें दे रखी है संख्या इनके गुणनखंड हमने किए, इसमें क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। प्लस घात कैसी होनी चाहिए? छोटी। अब देखो इनमें उभयनिष्ठ कौन सा है, कॉमन कौन सा है? 2 इधर भी है 2 इधर भी है, बाकी सभी पद इसमें है क्या? नहीं है, यानी कि कॉमन गुणनखंड तो है 2। अब घात कैसी लेनी है? छोटी घात लेनी है। इस 2 की घात कितनी? 2 और इस घात की कुछ नहीं तो 1, यानी हमें क्या लेनी? 1 और 2 की घात 1 कितनी होती है? 2 होगी। यानी एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ क्या आया? 2। अब हमें ज्ञात करना एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? सभी गुणनखंड। एलसीएम के लिए हमें क्या लेना होगा? जितने भी गुणनखंड है, रिपीट नहीं होना चाहिए गुणनखंड, और जितने भी गुणनखंड है सभी ले लो। 2 3 है, 5 भी है, 17 भी है, और इधर देखो 2 तो पहले भी आ चुका तो 23। पहले पद के अंदर जितने भी गुणनखंड हमने ले लिए, तो दूसरे 92 के अंदर हमने देखा 2 तो हमने पहले ले लिया और 23 बचा, 23 आ गया। एलसीएम के अंदर जितने भी संबंध गुणनखंड है वो लिख लीजिए एलसीएम के अंदर पहला। और दूसरा काम क्या करना है? घात क्या होनी चाहिए? बड़ी घात होनी चाहिए। बड़ी घात देखो इस 2 की घात 1 है, इस 2 की घात 2, यानी हमें बड़ी घात लेनी 2 की घात 2। और बाकी सभी पदों में क्या है? घात 1 ही है तो सभी 1 घात वाले ही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? फिर आगे देखो सभी को मल्टीप्लाई करना है। 2 की घात 4, 2 की घात 2 कितना हुआ? 4, 4 3 12, 12 5 की 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 70 6 102, 0। 23 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 अलग रहने दो, 3 दूनी 6, 0 3 कम 3, 2 दूनी 4, 0 2, 6 4 3 2 0, 23,460 मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। फिर आगे क्या करना है? जांच करनी है हमें। यहां तक नोट करो इसे, फिर हमें करनी है जांच। अब हमें करनी है जांच, तो मैं लिख देता हूं जांच। जांच के लिए क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये लिख देता हूं, दोनों संख्याओं पहला काम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये इधर साइड में लगे। दोनों संख्याएं क्या तरीके? 510 और 92। 510 इंटू 92। एलसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है? एचसीएफ तो है 2 और एलसीएम है 23,460, यानी दोनों बराबर आने चाहिए। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो। 510 51 से कर देता हूं मैं, तो 9 10 41 45 2 9 5 4 0, कितना है? 45,920। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो। 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, 1 से 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। कहाँ मिस्टेक हो रही है? एक बार फिर कर लो। 2 का 2, 9 का 9, 10 1 हासिल 46, सॉरी यहाँ पे 46 है
तो यहाँ पे क्या आएगा 6, ये 6 बराबर के दोनों तरफ, इधर भी 46,920, इधर भी 46,920, क्या है बराबर है, यानी कि ये HCF और LCM हमारे सही है। नोट करो इसे। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 336 और 54। शायद फर्स्ट क्वेश्चन की मैं जांच करवाना भूल गया था, आप कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है, दोनों बराबर करना है। इन दोनों क्वेश्चन की जांच जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 की जांच कर लेना। तो हमें क्या याद करना है, HCF LCM। तो HCF और LCM याद करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड याद करो। पीछे 6 सम संख्या 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, एक बार 13, 6 बार, फिर कितने 16, 8 बार, फिर 2 का भाग दो 8 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग दीजिए 4 बार, 2 बार, फिर 2 का भाग दो 2 बार, 1 बार, 21 के अंदर 3 का भाग जाएगा 7 बार। 7 अभाज्य संख्या है, 7 के अंदर जाएगा 7 का भाग 1 बार। ठीक है, अब हमारे सामने 54 के अंदर 2 का भाग जाता है, अब कौन जाता है, कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये 7 बार। 27 के अंदर 3 का भाग जाएगा ही, ये तो आपको आता ही होगा 9 बार। 9 का भाग 3 के अंदर 3 बार, 3 का भाग 3 के अंदर 1 बार। अभी तक हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए, और ये आपको आने चाहिए क्योंकि मैं कब से बता रहा हूं, ये तो आपको आ जाने चाहिए। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी क्या लिख दूं मैं 2 की घात 4। 2 4 बार है इसलिए मैंने 2 की घात 4 लिख दिया। 3 1 बार है तो 3 × 7, इनकी घातें 1 है तो एक घात मैंने नहीं लगाई। 54 में देखो 2 1 बार है तो 2 1 बार, 3 कितनी बार 1 2 3, यानी 3 की घात कितनी होगी 3। ठीक है, क्या क्या यहां तक हमने सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किए हैं और उनको लिखा है। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है HCF और LCM। अब हम क्या याद करेंगे, HCF और LCM। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम HCF में होना चाहिए कॉमन। तो कॉमन देखो 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 7 इसमें नहीं है, यानी 2 और 3 क्या कॉमन। तो सबसे पहला काम 2 × 3, ये हमारे उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, अब HCF के अंदर हम क्या लेते हैं, घात लेते हैं छोटी। तो छोटी घात देखो 2 की घात इधर 4 है, इधर क्या 2 की घात कुछ नहीं तो 1, यानी हमने 2 की घात 1 ले ली। इसके अंदर देखो 3 की घात कितनी 1, इसके अंदर 3 की घात 3। HCF के अंदर क्या लेते हैं, छोटी घात कितने हो गए 3 × 6, 2 की घात 1 कितना होगा 2 होगा, 3 की घात 1 3 ही होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6। ठीक है, ये तो हो गया HCF। LCM के अंदर जितने भी गुणनखंड हैं अभाज्य, उन सबको लिख दीजिए पहले तो 2 3 और 7, इतना ही है। 2 ये 2 आगे इधर 3 7 3 7 और ये 3 आ गया। सबसे पहले दोनों पदों के अंदर जितने भी गुणनखंड है उनको लिख दीजिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा काम LCM में क्या है, LCM में घात कौन सी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए बड़ी। कैसी होनी चाहिए, बड़ी घात देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, बड़ी घात कितनी है 2 की घात 4, तो 2 की घात 4, 3 इसमें, घात बड़ी किसकी है, इसकी कितनी है 3 है, तो ये 3 की घात 3 और 7 है। 2 की घात 4 खोलो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 की घात 3 कितने होते हैं 27 × 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 कितना होता है 112। ये मैंने 16 को 7 को मल्टीप्लाई किया और 27 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 112 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएंगे 7 1 और ये 7, 2 दूनी 4 2 2 4 8 4 बराबर 2 1 से 7 9 10 3024। कितने बना तुम्हें 3024। नोट करो, फिर हम करेंगे इसकी जांच। हाँ तो बोर्ड पर ध्यान दो, HCF LCM ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, जांच। नोट कर लिया होगा इतनी देर में। तो ये जांच में क्या होता है,
दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। इधर बोर्ड पर ध्यान दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो। क्या क्या दे रखी है, 336 इंटू 54 बराबर एचसीएफ कितना बराबर होगा हमें 6, और एलसीएम कितना 3024। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी और इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी, ये दोनों बराबर हो तो क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है वो क्या होगा, हमारे सही आंसर है अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो। इधर क्या है 6, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करो, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करने पर 6 जो 24, 4 2 4 81, 624 2 80 4 12 2 14 4 81, सॉरी 56 30 3 5 81 16। ठीक है, यहां तक मल्टीप्लाई तो कर लोगे आप, 4 का 4 4 4 1 1 हासिल 8 18,144 कितना है 18,144 बराबर। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 24 2 हासिल 6 दूनी 12 12 और 2 14 1 हासिल 1 का 1 6 3 18, 18,144 18,144 यानी कि क्या है, दोनों की तरफ बराबर है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे, एचसीएफ 6 होगा और एलसीएम हमारे कितना 3024। ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन को घर जाके बार बार रिवाइज करना और पेन चलाना। गणित में क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है गणित में पेन चलाना। आप इनको अपनी कॉपी के अंदर देख के फिर बार बार मिलाइए, रफ कॉपी के अंदर इनको मिलाना है आपको, ताकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आप करना ही है आपको। ठीक है, धन्यवाद।